Class 9th History Chapter 3rd Nazism and the Rise of Hitler 1945 स्प्रिंग का समय था। एक 11 साल का लड़का जिसका नाम हेलमुट था बेड पर लेटा हुआ था। तभी उसने अपने पेरेंट्स को सीरियस टोन में बात करते हुए सुना। His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone। मतलब कि वो अपनी वाइफ से बात कर रहे थे कि अब वो वक्त आ गया है कि अलाइस अब हमारे साथ वो करेंगे जो हमने ज्यूस और कई सारे डिसेबल्ड लोगों के साथ किया है। तो क्या वक्त आ गया है सुसाइड करने का? सुसाइड अकेले किया जाए या फिर इंटायर फैमिली के साथ किया जाए? द नेक्स्ट डे he took Helmut to the woods where they spent their last happy time together singing old children's songs. Later, Helmut's father shut himself in his office. जी हाँ, हेलमुट्स के फादर ने अपने बेटे के साथ दिन भर टाइम एक्सपेंड किया और उसके बाद अपने ही ऑफिस में अपने आप को शूट कर लिया और उनके यूनिफॉर्म को फैमिली फायरप्लेस में जला दिया गया। जो कुछ हुआ उससे हेलमुट बहुत सदमे में था, इतना कि उसने अगले 9 सालों तक अपने घर में कुछ भी नहीं खाया। उसे डर था कि कहीं उसकी माँ उसको खाने में कोई पॉइजन, कोई जहर मिला के ना दे दे, क्योंकि उसने अपने कानों से अपने माँ पापा को सुसाइड करने वाली बात डिस्कस करते हुए सुन लिया था और यही बात उसके मन में घर कर गई थी। हेलमुट डिड नॉट रियलाइज दैट कि उसके फादर नाजी थे और वो एडोल्फ हिटलर को सपोर्ट किया करते थे। हिटलर वांटेड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल जर्मनी। वो पूरे यूरोप को ऑक्यूपाई करना चाहता था, कॉन्कर करना चाहता था। शायद आपको यह पता भी हो कि उसने कई सारे ज्यूज को भी मौत के घाट उतार दिया था। नाजिज्म वाज अ फुल ऑफ सिस्टम। उनका अलग ही आइडिया था वर्ल्ड और पॉलिटिक्स को लेकर के। इन द ईयर ऑफ 1945 जर्मनी ने अलाइज को सरेंडर कर दिया। जब जर्मनी ने अलाइज को सरेंडर कर दिया तो ये देख करके हिटलर और उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबल्स अपने पूरे इंटायर फैमिली के साथ अप्रैल में बर्लिन बंकर में जाकर के कलेक्टिवली सुसाइड कमिट कर लिया। आफ्टर द वॉर एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल न्यूरमबर्ग में स्टेब्लिश किया गया, जहां नाजी को, जिन्होंने वॉर के टाइम क्राइम किया था, जैसे क्राइम अगेंस्ट पीस, वॉर स्टार्ट करना और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, हिटलर ने वॉर के समय जो काम किए थे, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उसकी दुनिया भर में क्रिटिसाइज की गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आड़ में जर्मनी ने जेनोसाइडल वॉर की थी, जिसकी वजह से यूरोप में रह रहे अनेकों सिविलियंस को नाजी ने मारा, जैसे 6 मिलियन जेव्स को, 2 लाख जिप्सीज को, 1 मिलियन पॉलिश को और 70,000 जर्मन्स जो कि फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड थे। नाजी ने बहुत से तरीके अपनाए थे लोगों को मारने के। उसमें से एक था उनको एक रूम में बंद करके हार्मफुल गैस को छोड़ देना। ऐसा ही एक गैसिंग चेंबर था ऑस्विट्ज में। द न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। मेनी अदर्स वर imprisoned for life। जी हाँ, मिलिट्री ट्रिब्यूनल कोर्ट ने केवल 11 नाजी को ही मौत की सजा दी और बाकी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। इन लोगों को सजा तो मिली, लेकिन जितनी बैरबैरिटी के साथ इन लोगों ने जिस तरीके से लोगों को मारा था, उसके हिसाब से ये पनिशमेंट बहुत ही कम थी। अलाइज नहीं चाहते थे जर्मनी पे हार्स हुए, क्योंकि उनको डर था कि अगर जर्मनी पर हार्स हुए तो जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ वैसा दोबारा ना हो जाए। तो ऐसा क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। जर्मनी वॉज अ पावरफुल एम्पायर। जर्मनी ने ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिल करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दिया, युद्ध जारी कर दिया। सारे कंट्रीज ने वॉर में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, ये सोचकर कि वॉर वो जल्दी जीत जाएंगे, पर उनको ये पता नहीं था कि ये वॉर इतने सालों तक चलती रहेगी, जिसकी वजह से उन सब की रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएगी। स्टार्टिंग में जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। हालांकि जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन इन द ईयर ऑफ 1917 जब अमेरिका की एंट्री हुई और एलाइज पावर का साथ देना शुरू किया, जिसकी वजह से एलाइज पावर जीतने लगी और सेंट्रल पावर हार गई। इन द ईयर ऑफ नवंबर 1918 जर्मनी को वॉर में अपने हार की वजह से वहां के एम्पायर को अपने पद का, अपने पोजीशन का त्याग करना पड़ा।
जिसकी वजह से अलग अलग पार्टीज को जर्मनी की राजनीति में, पॉलिटिक्स में आने का मौका मिला। उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई और जाके वाइमर में मिली, जहां पर उन्होंने जर्मनी के लिए एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया। और उन्होंने ये भी प्रोविज़न डाला इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि कंट्री के अब सारे लोग मिल करके जर्मन के पार्लियामेंट या राइक्सटाग के मेंबर्स को या डेप्यूटीज को वोट के माध्यम से चुनेंगे, बाय वोटिंग इलेक्ट करेंगे। और कंट्री के सारे लोग वोट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वुमेन। पर यह रिपब्लिक जर्मनी के लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को एलाइज की बातें जो माननी पड़ी थी द ट्रीटी ऑफ वर्साइल में, जो जून 1919 में की गई थी, वो बहुत ही कठोर और अपमानजनक शर्तें थी, कंडीशंस थी। इसी समझौते को ट्रीटी ऑफ वर्साइल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जर्मनी के सारे ओवरसीज कॉलोनीज ले ली गई थी। उसकी 10% पॉपुलेशन, 13% टेरिटरीज, 75% आयरन एंड 26% कोल, और साथ ही साथ उसकी मिलिट्री भी हटा दी गई ताकि उसकी पावर कम हो जाए। वॉर गिल्ट क्लॉज, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल का एक पार्ट था, उसने वॉर का पूरा ब्लेम जर्मनी पे डाल दिया, जिसके कारण ये डिसीजन लिया गया कि वॉर में जो भी नुकसान हुआ था अलाइज का, वो सब का पैसा भी जर्मनी को देना पड़ेगा, जिसमें जर्मनी को 6 बिलियन यूरोज देने थे। अलाइड के आर्मीज ने राइनलैंड को भी ऑक्यूपाई कर लिया। बहुत से जर्मन ने वाइमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल बताया, ना सिर्फ जर्मनी की डिफीट का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बल्कि जो बातें उन्हें ट्रीटी ऑफ वर्साइल में माननी पड़ी थी उसके लिए भी। द इफेक्ट्स ऑफ वॉर का बहुत ही घातक प्रभाव पड़ा पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में, साइकोलॉजिकल भी और फाइनेंशियली, दोनों तरीकों से। यूरोप कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर से कॉन्टिनेंट ऑफ डेब्टर में बदल गया। यानी यूरोप पहले दूसरों को लोन्स प्रोवाइड करता था, लेकिन अब वह खुद डेब्टर बन चुका था। सबसे ज्यादा बुरा बदलाव आया वाइमर रिपब्लिक में, क्योंकि वॉर गिल्ट का सामना वाइमर रिपब्लिक को ही करना पड़ता। अगर वाइमर रिपब्लिक के सपोर्टर की बात करें, यानी कि कैथोलिक्स, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेट्स, इन सभी को कंजर्वेटिवली नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से बुलाने लगे। सोच कर देखिए, इन सभी को पब्लिकली ह्यूमिलेट किया जाने लगा नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सोल्जर्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने यूरोप की सोसाइटी और पॉलिटिक्स में बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। सोल्जर्स को सिविलियन से ऊपर रखा जाने लगा। पॉलिटिशियंस ने स्ट्रेस किया कि मैन को एग्रेसिव, स्ट्रांग और मैस्कुलिन होना चाहिए। मीडिया ने ट्रेंच में रहने वाले सोल्जर्स को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया, पर रियलिटी काफ़ी अलग थी। सोल्जर्स बहुत ही बैड सर्कमस्टांसेस में रहते थे, बहुत ही दयनीय स्थिति में रहते थे। वो ट्रेंच में रहते थे, जिसको मीडिया दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया करती थी। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसे रसिया में रशियन रिवॉल्यूशन हुई, वैसे ही जर्मनी में स्पार्टिस लीग चाहती थी कि रसिया की तरह यहाँ भी रिवॉल्यूशन हो और सोवियत स्टाइल की गवर्नेंस आए। पर सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से वो वाइमर में मिले और उन्होंने रिपब्लिक बनाई। इस वाइमर रिपब्लिक ने स्पार्टिस लीग को शांत करने के लिए फ्री कॉर्प्स का सहारा लिया। फ्री कॉर्प्स एक प्राइवेट पैरामिलिट्री ट्रूप था, जिसमें एक्स सोल्जर्स, अनएम्प्लॉयड यूथ और एक्स ऑफिसर हुआ करते थे। फ्री कॉर्प्स ने स्पार्टिस्ट के रिवोल्ट को क्रश कर दिया। इन द कंसिक्वेंस ऑफ स्पार्टिस्ट बिकेम मोर एंग्री। कुछ ही समय में स्पार्टिस्ट लीग ने खुद को जर्मनी का कम्युनिस्ट पार्टी डिक्लेयर कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक क्राइसिस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ही ज्यादा हो गई। जर्मनी ने अलाइड पावर्स को वॉर कंपेंसेशन के रूप में गोल्ड देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से थोड़े ही समय में जर्मनी की गोल्ड रिजर्व्स खत्म हो गए। एंड ड्यू टू दिस, इन द ईयर ऑफ 1923 में जर्मनी ने अलाइड पावर्स को जुर्माना कंपेंसेशन देने से मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ? फ्रांस ने जर्मनी के सबसे रिच इंडस्ट्रियल एरिया जो रूर है उस पर अपना कंट्रोल जमा लिया, जो कोल की नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट था।
जर्मनी ने इस सिचुएशन पर रिएक्ट करते हुए जर्मनी ने बहुत सारा पेपर मनी प्रिंट किया। उन दिनों जर्मनी की करेंसी मार्क दिन प्रतिदिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ही गिरने लगी। अप्रैल में $1 की वैल्यू 24,000 मार्क्स थी। इसकी वैल्यू जुलाई, अगस्त, दिसंबर में ये बढ़ती ही चली गई। तो जो सामान था वो तो लिमिटेड क्वांटिटी में था, लेकिन जो मनी था वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया। इससे लोगों के बीच में एक तरह का कंपटीशन होने लगा कि कौन कितने में वो सामान ले सकता है, और इसकी वजह से दिन प्रतिदिन चीज़ों की कीमतें काफ़ी बढ़ने लगी। तो इसलिए जब मार्क की वैल्यू गिरने लगी तो कई सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही थी। इस सिचुएशन को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। जर्मनी की सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका ने इंटरवीन किया और एक डाउस प्लान बनाया गया। अकॉर्डिंग टू डाउस प्लान जर्मनी के वॉर कंपेंसेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस को इजी किया गया ताकि जर्मनी के फाइनेंशियल बर्डन को कम किया जा सके। नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द ग्रेट डिप्रेशन और द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन इन जर्मनी। स्टूडेंट्स, डाउस प्लान की मदद से जर्मनी में 1924 से लेकर 1928 तक स्टेबिलिटी की सिचुएशन बनी रही। इंडस्ट्रियल सेक्टर ने भी रिकवर करना शुरू कर दिया, लेकिन ये सब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दिए गए शॉर्ट टर्म लोन के बलबूते हो रहा था। बट सडनली इन द ईयर ऑफ 1929 कुछ ऐसा हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी सपोर्ट करने से इनकार कर दिया, और इसका सबसे बड़ा कारण था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, मतलब कि यूएसए का सबसे बड़ा शेयर मार्केट का अचानक गिर जाना। इसकी वजह से कई सारे लोग अपने शेयर डर के मारे जल्दी जल्दी बेचने लगे और द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की सिचुएशन आ गई। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से अमेरिका की 50% नेशनल इनकम कम हो गई, एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा कम हो गए, और साथ ही साथ कई सारे फैक्ट्रीज भी बंद हो गई। द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का असर केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में देखने को मिला। इफ़ वी टॉक अबाउट जर्मनी, तो जर्मनी की प्रोडक्शन 40% कम हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। कई सारे वर्कर्स के जॉब छूट गए थे या उन्हें कम से कम वेजेस में काम करना पड़ता था। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी थी कि कई सारे यंग लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिए। मिडिल क्लास स्पेशली जिन्हें पेंशन या सैलरी मिलती थी, उनकी सेविंग्स कम होने लगी। स्मॉल बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड और कई सारे रिटेलर्स का बिजनेस चौपट होने लगा। सिर्फ जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स थे वही थोड़े सही हालत में थे, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उनकी भी बार्गेनिंग पावर कम हो गई थी। पीजेंट्स और वुमेन भी बहुत परेशान थे। पॉलिटिकली वेइमर रिपब्लिक भी कुछ खास नहीं कर रही थी। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट अनस्टेबल थी और डिक्टेटरशिप के प्रति वल्नरेबल थी, असुरक्षित थी। अनस्टेबल इसलिए क्योंकि वहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। इट मीन्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट देयर शुड हैव बीन मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, और उस समय मेजॉरिटी पाना एक मुश्किल भरा टास्क था। इसलिए पार्टीज को कॉलिशन बनाना पड़ता था, मतलब गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती थी। वेइमर रिपब्लिक का जो दूसरा डिफेक्ट था जिस कारण से वह काफ़ी अनपॉपुलर होते जा रहा था, वह था आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 के मुताबिक प्रेसिडेंट के पास वह अधिकार थे जिसके थ्रू वह इमरजेंसी रूल इम्पोज कर सकते थे। वेइमर रिपब्लिक ने अपने रूल के दौरान, अपने शासन के दौरान कई बार आर्टिकल 48 मतलब कि इमरजेंसी रूल को जर्मनी में इम्पोज किया। इमरजेंसी रूल के तहत सिविल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता था, यानी कि फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन और इक्वलिटी जैसे अधिकार को हटाया जा सकता था। एक चीज़ और जो वेइमर रिपब्लिक को लोगों के बीच में अनपॉपुलर बनाया, और वह था विदिन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ द वेइमर रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट्स लास्टिंग ऑन एन एवरेज टू 39 डेज। मतलब कि वेइमर रिपब्लिक ने बहुत ही छोटे से पीरियड में 239 दिनों के शासन में वेइमर का शासन 20 अलग अलग कैबिनेट मंत्रिमंडल के हाथों में रहा। जर्मनी के लोगों का कॉन्फिडेंस, विश्वास दिन प्रतिदिन वेइमर रिपब्लिक से खत्म होते जा रहा था।